नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे नर्सिंग के खजाना यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे एक टॉपिक के बारे में, एपिस्टेक्सिस। क्या होता है एपिस्टेक्सिस? जनरली आपको बता दें, जैसे आपने फॉर एन एग्जांपल देखा होगा बच्चों में, छोटे बच्चों में, बड़े बड़े बच्चों में इन्हें देखा होगा कि नोज में ब्लीडिंग हो जाती है, नाक से खून निकलने लग जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि ज्यादा गर्मी में घूम रहा है इसलिए हो जाता है, या फिर कुछ अपन नेक इरिटेशन करते हैं, अपन नोज इरिटेशन वगैरह कुछ भी करते हैं तो उसमें भी अपन को क्या होता है, वहां पे क्या कुछ खरोच वगैरह लग जाती है, जिसके कारण क्या होती है, ब्लीडिंग हो जाती है। आज हम इस टॉपिक को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या होता है एपिस्टेक्सिस? इसको क्या कहते हैं? नोज ब्लीडिंग। ब्लीडिंग, नाक से निकलने वाले खून को अपन क्या कहते हैं? एपिस्टेक्सिस। अब क्या होता है, ये होता है दो टाइप का होता है। ठीक है, कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। टाइप्स, एक होता है एंटेरियर एपिस्टेक्सिस, एक होता है पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस। और एंटीरियर पोस्टीरियर में क्या डिफरेंस है? कौन सा एंटीरियर कौन सा पोस्टीरियर है, इसके बारे में पढ़ते हैं। ये अपनी क्या है? क्रेनियल कैविटी, ये अपनी नोज, नोज, ये माउथ। ठीक है, दो तरह के नोस्ट्रिल्स होते हैं ह्यूमन कैविटी में। ये आगे वाले जो छेद होते हैं उनको बोलते हैं नोस्ट्रिल्स, एक पीछे होता है एक आगे होता है। ये आगे वाला है जिसको क्या बोलते हैं? एंटेरियर, और पीछे वाले को पोस्टीरियर। अब क्या है? छेद है, क्या इनको क्या कहते हैं? नोस्ट्रिल्स, नोस्ट्रिल्स, ये भी नोस्ट्रिल्स। एंटीरियर नोस्ट्रिल्स, पोस्टीरियर नोस्ट्रिल्स। ठीक है, अगर ब्लीडिंग हो, ब्लीडिंग हो के ब्लड बाहर आए, कभी विजुअल हो अपन को, उसको बोलते हैं एंटीरियर एपिस्टेक्सिस। अगर ब्लीडिंग हो पोस्टीरियर वाले नोस्ट्रिल्स में, नोस्ट्रिल्स में ब्लीडिंग होके कहाँ जाए? फेरिंग से होके थ्रू अंदर जाए, उसको बोलते हैं पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस। पीछे वाले नोस्ट्रिल से अगर ब्लीडिंग हो तो कौन सा होगा? पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस। और एंटीरियर वाले नोस्ट्रिल्स हो, एंटीरियर वाली जो नोस्ट्रिल्स होते हैं इनसे ब्लीडिंग होकर बाहर आए तो वो क्या होगा? एंटीरियर एपिस्टेक्सिस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करें, स्टॉप कर दे। अब हम बात करें इनके आगे डिफरेंस की, इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। एंटीरियर एपिस्टेक्सिस जो होता है ये होता है मोस्ट कॉमन। अगर इन दोनों में तुलना की जाए तो सबसे ज्यादा ये होता है, कौन सा होता है? मोस्ट कॉमन, मोस्ट कॉमन। ठीक है, मोस्ट कॉमन होता है मतलब 90% यही होता है। ये होता है लीस्ट कॉमन, बहुत ही कम देखने को मिलता है। लीस्ट कॉमन कितना परसेंट? 10% ही ये वाला पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस, यानी पीछे के जो पीछे से जो ब्लीडिंग होती है वो बहुत ही कम देखने को मिलती है। सबसे ज्यादा देखी जाती है नोज ब्लीडिंग देखी जाती है। ठीक है, अब किन में देखने को मिलता है? जो कि 40 साल से उम्र के कम पर्सन में, जो 40 साल के उम्र के होते हैं ना, उनमें पर्सन में देखी जाती है। इनमें ये किन में देखी जाती है? जो 40 साल से उम्र से ज्यादा वाले पर्सन में, ईयर वाले पर्सन में। ठीक है, 40 साल वाले क्यों? इसमें सभी जने आ गए, छोटे बच्चे वगैरह और थोड़े 40 साल तक की उम्र वाले और ही होते हैं जो 40 साल की उम्र के बाद। क्यों 40 साल उम्र क्यों रखी गई है? इसमें 40 साल से क्यों बोला गया? क्योंकि इसमें इसके अगर कॉजेस की बात करें कि क्या कारण होता है, क्या कारण होता है इसका कोज, इसमें होता है नोज प्रिकिंग, प्रीकिंग और ट्रोमा। नोज प्रिकिंग मतलब
अधिकतर ये देखा जाता है छोटे बच्चे होते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट लिया नाक में डाल दिया, जिसके कारण क्या वो ट्रिक हो जाती है नाक, क्योंकि नाक की जो म्यूकोसा होती है, वहाँ की जो स्किन होती है बहुत ही सॉफ्ट होती है। ठीक है। ट्रोमा किसका है? ट्रोमा जैसे कि किसी किसी ने लड़ाई झगड़े में किसी ने घूसा मार दिया, या फिर किसी ने कुछ ऑब्जेक्ट मार दिया जिससे अपनी नोज ब्लीडिंग हो सकती है। अपन कहीं गिर गए, नाक टकरा गया, जिसके कारण भी नोज ब्लीडिंग हो सकती है। अब इसमें देखा जाए कोज, तो इसमें कोज होता है हाइपरटेंशन। क्या होता है? हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन से कैसे होता है? क्योंकि अगर हम इसकी बात करें हाइपरटेंशन की पोस्टर में, क्योंकि इसमें हाइपरटेंशन की कंडीशन में क्या होता है, अधिकतर 40 साल की उम्र क्रॉस करने के बाद पर्सन में एक कॉमन सी बीमारियां स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि बीपी बढ़ने की बीमारी, डायबिटीज मेलाइटस। क्यों होती है? क्योंकि आजकल का एनवायरनमेंट ही ऐसा है जिसके कारण के क्या होता है, ये कॉमन चीज है, किसी बीपी बढ़ना, किसी का बीपी कम होना। अगर बीपी बढ़ेगा, क्योंकि क्या होता है कि अपने फेशियल एरिया पे और नोज में बहुत ही छोटी छोटी बारीक बारीक आर्टरीज होती है जिनमें ब्लड फ्लो होता है। अब जैसे ही बीपी बढ़ता है, हाइपरटेंशन होता है तो उसमें क्या करता है, छोटी छोटी बारीक आर्टरीज होती है, उनमें क्या होता है, ब्लड फ्लो बढ़ने लगता है। ब्लड फ्लो बढ़ने लगता है, जो आर्टरीज की जो दीवार होती है वो उसका प्रेशर सह नहीं पाती, जिसके कारण वो रप्चर हो जाती है और नोज में से ब्लीडिंग होने लगती है। इसलिए इसका कारण क्या है? हाइपरटेंशन। ना इसका क्या कारण है? इंटीरियर एपिस्टेक्सिस का, नोज प्रिकिंग या ट्रोमा। ट्रोमा से भी हो सकती है, या फिर कोई ऑब्जेक्ट डालते हैं उससे भी हो सकती है। एक और कारण होता है ड्राई एनवायरनमेंट। ड्राई एनवायरनमेंट, ड्राई एनवायरनमेंट ये से नहीं कि वातावरण सूखा है, इसके नहीं। अपने नेजल कैविटी में अगर नोज में अगर वो है ना, म्यूकस ना हो, पूरा सूखा सूखा हो, अपन ने उसमें कुछ अपन ने उंगली वगैरह करी या फिर कुछ भी उंगली वगैरह डाली, जिसके कारण भी वो तो क्या होता है, और प्लस म्यूकस नहीं हुआ तो वहां का क्या स्किन क्या होती है, वो सूखने लगती है। तो वो क्या करती है, एक पे प्रेशर डालती है, एक दूसरे पे खींचती है स्किन, वहां की स्किन, तो जिसके कारण भी अपनी आर्टरीज रप्चर हो जाती है। ठीक है, ये हो गए इनके एपिस्टेसिस के कारण। अब हम बात करेंगे एंटीरियर एपिस्टेसिस में मोस्ट कॉमन कौन सा एरिया होता है जहां पे ब्लीडिंग होती है, और पोस्टीरियर का कौन सा मोस्ट कॉमन एरिया होता है जहां पे ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग साइट कहां पे मोस्ट कॉमन वो एरिया होता है। अब एंटीरियर एपिस्टेसिस में देखा जाए तो इसमें होता है लिटिल एरिया। कौन सा? लिटिल एरिया। लिटिल एरिया में भी कौन सा होता है, जो नेजल सेप्टम होता है। नेजल सेप्टम, नेजल सेप्टम के इंटीरियर, इंटीरियर यानी आगे, इंटीरियर इंफीरियर एरिया में, इंफीरियर यानी नीचे वाले एरिया में, जैसे कि ये नेजल सेप्टम है, ये नोज है, इसके ये नीचे वाला एरिया, इस एरिया में अधिकतर ब्लीडिंग पाई जाती है। इस नीचे वाले एरिया को, यहाँ पे इस एरिया को बोलते हैं कैसलबैक प्लेक्सस। कैसलबैक प्लेक्सस। यहाँ पे प्लेक्सस का मतलब ये होता है किसी भी चीज का गुच्छा होना, मतलब यहाँ पे बहुत सारी आर्टरियों का गुच्छा होता है, तो यहाँ पे उसको बोलते हैं कैसलबैक प्लेक्सस, उस एरिया का नाम है। अब उसमें भी कौन सी आर्टरी पूछा जाए तो उस आर्टरी का नाम होता है स्पेनोप्लेटिन। स्पेनोप्लेटिन आर्टरी मोस्ट कॉमन, ये आर्टरी रप्चर होती है तब जाके ब्लीडिंग होती है। क्या बताया? लिटिल एरिया, लिटिल एरिया में अपना जो नेजल सेप्टम होता है उसके एंटीरियर, सेप्टम के एंटीरियर, एंटीरियर यानी आगे, इंफीरियर एरिया नीचे वाले एरिया में, जिसको उसको बोलता है कैसलबैक प्लेक्सस बोला जाता है। कैसलबैक प्लेक्सस में बहुत सारी आर्टरी है, उसमें भी मोस्ट कॉमन कौन सा आर्टरी होती है? स्पेनोप्लेटिन आर्टरी। ये रप्चर होती है तब जाके इंटीरियर एपिस्टेक्सिस में ब्लीडिंग होती है। पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस की बात करें अपन तो ये होता है वुड रफ एरिया। वुड रफ एरिया, इस एरिया में क्या होता है, इसमें भी कौन सी आर्टरी निकलती है? स्फेनोप्लेटिन आर्टरी।
इस आर्टरी का प्रेशर बढ़ता है, जिसके कारण हाइपरटेंशन के कारण, जिससे ये आर्टरी क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। अपन अब बात कर ली इंटीरियर एपिस्टेक्सिस क्या होता है, पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस क्या होता है। अब हम बात करें इनके मैनेजमेंट के बारे में। अब इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे? मैनेजमेंट के लिए मतलब जैसे कि अब मान लो आपके हॉस्पिटल में नहीं, अगर कहीं बाहर ऐसी कंडीशन देखने को मिले, अपने घर में किसी अपने छोटे भाई को, बड़े भाई को ऐसी कंडीशन हो, उस कंडीशन में आपको उस चीज को, इस सिचुएशन को कैसे मैनेज करना है, उसके बारे में अपन जनरल पढ़ेंगे। पहले तो क्या करना है, मेक काम क्लाइंट, फर्स्ट ये करना है। सेकंड क्या करेंगे, सिटिंग पोजीशन, सिटिंग पोजीशन। थर्ड वन क्या करेंगे, हेड टिल्टिंग फॉरवर्ड। लास्ट का क्या काम करेंगे अपन, नोज पिंचिंग। ये अपन को 4 काम करने होते हैं जनरली। मेक अ क्लाइंट, मेक अ काम क्लाइंट मतलब उसको जो भी है जिसकी ब्लीडिंग हो रही है वो क्या है, वो घबराएगा, पहले सबको क्या करना, शांत करना, घबराओ मत, ठीक हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा। ठीक है, उसको क्या करना है, क्लाइंट को क्या करना है, चुप करना। फिर उसको क्या करना है, सिटिंग पोजीशन देनी है, उसको बिठाना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, हेड टिल्टिंग फॉरवर्ड, उसके जो हेड को है ना आगे की तरफ फॉरवर्ड करना है। देन नोज पिंचिंग, उसके आगे जो उसको नोज को है उसको पिंच करना है। पिंच कहाँ करेंगे, जो सॉफ्ट वाला एरिया है, जो मैंने बताया था कहाँ पे होता है, मोस्ट कॉमन साइड कौन सी होती है, वो सॉफ्ट एरिया को पिंच करना होता है। जो सॉफ्ट वाला एरिया होता है उसको पिंच करना होता है, उसको प्रेशर के करके दबा के रखना है। ये अपन को फॉलो करना है एक के बाद एक, पूरा शेड्यूल ऐसे फॉलो करना। क्यों? क्योंकि कुछ लोग ऐसी धारणा होती है, जैसे कि किसी की नोज ब्लीडिंग होती है तो उसको क्या करते हैं, लिटा देते हैं, उसको लिटा देते हैं। उसको लिटाना नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर जो नोज ब्लीडिंग होगी वो पीछे की तरफ जाएगी, पीछे की तरफ जाएगी तो वो जो ब्लड है उसको लंग्स में भी जा सकता है। लंग्स में जाने के कारण उसको लंग्स में कुछ भी नुकसान हो सकता है। एस्पायरेशन से बचाने के लिए अपन को ये करना है। सबसे पहले क्या करना है, मेक ए काम क्लाइंट, क्लाइंट को शांत करो, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा मैनेज। फिर क्या करना, उसको सिटिंग पोजीशन में देना है, उसको आराम से बिठाना है शांति से। उसके बाद उसकी गर्दन को आगे फॉरवर्ड करना है, आगे की तरफ ऐसे। फिर उसको क्या करना है, नोज को पिंच करना है। कितने, अब नोज को कितने टाइम तक पिंच करना है, फॉर अ 10 मिनट। 10 मिनट तक कम से कम उस प्रेशर को बनाए रखना है। 10 मिनट तक बनाए रखने के बाद अब मान लो कोई पर्सन है जो कि हिपेरिन वगैरह ले रहा है, एंटीकोगुलेंट ले रहा है। अब एंटीकोगुलेंट ले रहा है तो वो रक्त का थक्का जमने नहीं देती है। ठीक है, वो रक्त का थक्का जमने नहीं देती है। अब वो पर्सन है, अब उसके 10 मिनट तक उसने नोज को पिंच करके रखा तो उसकी ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही है, तो वो बोलेगा तुमको भैया क्या बता रहे हो तुम, 10 मिनट हो गए मेरे नाक बंद ही नहीं हुए। तो उससे पूछना, भाई तुम हिपेरिन वगैरह तो नहीं लेते, हिपेरिन की गोली वगैरह? तो उसको बोलना है, अगर वो लेता है तो उसको बोलना भाई तो 10 मिनट और रख। जो हिपेरिन हिपेरिन थेरेपी पे है उसको क्या करना है, 20 मिनट तक पिंच करके रखना है। ये तो क्या हो गया, एक जनरल सा मैनेजमेंट। अगर इसके पिंच करने के बाद भी अगर आपकी ब्लीडिंग नहीं रुकती है तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एपिस्टेक्सिस। एपिस्टेक्सिस नो इफेक्टिव ऑफ पिंचिंग। आपने उसको दबा के रखा, पिंच करके रखा, उसके बाद भी ब्लीडिंग नहीं हो रही, उसके बाद अपना नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ठीक है। वो ऊपर वाला जनरल मैनेजमेंट बताया, वो अपन घर में, घर जगह वगैरह आसपास के एरिया जहाँ अपन हॉस्पिटल से या कहीं से भी दूर है, क्लिनिकल साइट से दूर है, वो चीज कर सकते हैं। उसके बाद भी ब्लीडिंग नहीं रुक रही है तो उसको नेक्स्ट काम क्या करना, उसको हॉस्पिटल ले जाना। ठीक है,
अब पिंच करने के बाद भी अपना 10 मिनट 20 मिनट वेट कर लिया, उसके बाद ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, ब्लीडिंग हो जा रही है हो जा रही है, उसके बाद अपन क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, एक ऑइंटमेंट होता है डेस्मोप्रेसिन। क्या होता है, डेस्मोप्रेसिन ऑइंटमेंट, इसको अप्लाई करना। डेस्मोप्रेसिन क्या होती है, एक ये दवाई होती है, क्या करती है, एक वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन का काम करती है। कॉन्स्ट्रिक्शन, वेजो यानी ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, कॉन्स्ट्रिक्शन यानी उसको सुखाड़ना, उसको जो एरिया है उसको बंद करना, सुखाड़ना, कॉन्स्ट्रिक्शन यानी सुखाड़ना। ये दवाई वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन का काम करती है। अगर कोई आर्टरी है जिसके कारण ब्लड निकल रहा है तो उसको क्या करेगी, उस आर्टरी को क्या करेगी, कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी। ठीक है, अपन को नेक्स्ट स्टेप ये करना है। अगर इसके बाद भी आपकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप उसके बाद क्या करेंगे अपन, और इस ऑइंटमेंट के बाद भी नेजल ब्लीडिंग नहीं रुक रही तो उसके बाद करेंगे अपन नेजल पैकिंग, नोज को पैक कर देंगे। ठीक है, नेजल पैकिंग, नेजल पैकिंग, नेजल पैकिंग करेंगे। नेजल पैकिंग किससे करते हैं, लॉन्ग नेजल स्पंज आते हैं, इनसे इसको पैक किया जाता है। लंबे स्पंज के वो आते हैं नेजल पैक करने के, उनको उनके द्वारा उनको पैक किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप अपन उसके बाद क्या करेंगे, नेजल पैकिंग। नेजल पैकिंग करने से पहले अपन को दो चीजें लगानी होती है। ठीक है, एक होती है मिटोमाइसिन ऑइंटमेंट, दूसरा होता है पैराफिन जेल। नेजल पैकिंग में ये दो चीजों का यूज किया जाता है। मिटोमाइसिन क्या होता है और पैराफिन जेल क्या होता है, इनका यूज। मिटोमाइसिन क्या होता है, ये क्या करता है, जो एडेसिव फैक्टर्स होते हैं उससे क्या करता है, प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट करने का काम करता है, उनको बनने नहीं देता। क्योंकि स्पंज अपन लगाएंगे नेजल में तो उनको वहां पे क्या होगा, वहां एरिया में क्या होगा, एडेसिव फैक्टर आ जाएंगे तो क्या स्पंज चिपक जाएगा। ठीक है, उनसे प्रिवेंट करने के लिए कहता है एडेसिव फैक्टर ना बने तो ये क्या करते हैं, मिटोमाइसिन लगाते हैं। और पैराफिन जेल जो होता है इसका क्या काम होता है, अपन अगर पैराफिन जेल से नहीं लगाए, उसको गीला नहीं करें, अगर अपन ने इसको लगा दिया, स्पंज को लगा दिया, स्पंज लगा दिया और थोड़ी देर बाद सूख जाएगा, सूख जाने के बाद अपन उसको रिमूव करेंगे तो क्या होगा, वो सूख जाएगा तो आसपास के एरिया में चिपक जाएगा, तो उसको अपन रिमूव करेंगे तो म्यूकोजा से चिपकेगा तो वापिस को म्यूकोजा को खींच लेगा तो क्या हो जाएगा, और ब्लीडिंग हो जाएगी। अपन मैनेजमेंट कर रहे हैं ब्लीडिंग रुके, ना कि ब्लीडिंग और बढ़े। तो इसके लिए अपन को इन दोनों का इस्तेमाल करना होता है, किसमें, नेजल पैकिंग में। मिटोमाइसिन क्या करेगा, एडेसिव फैक्टर को रोकेगा। ठीक है, पैराफिन क्या करेगा, वहां के जो वापस जो नेजल पैकिंग है उससे गीला रहेगा तो वापस उसको रिमूव करेंगे तब उसमें वापस ब्लीडिंग नहीं होगी, म्यूकोजा डैमेज नहीं होगी, म्यूकोजा को डैमेज करने से प्रिवेंट करेगा। कौन, पैराफिन जेल। इन दोनों का यूज हमेशा किया जाता है। ठीक है, अगर इसके बाद भी अपनी ब्लीडिंग नहीं रुकी है तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा। अब नेजल पैकिंग के बाद भी अगर ब्लीडिंग नहीं रुके तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी, केमिकल कॉन्ट्राइजेशन। केमिकल कॉन्ट्राइजेशन में क्या करते हैं अपन, आर्टरी का लाइजेशन करते हैं, आर्टरी लाइजेशन।
आर्टरीलाइजेशन मतलब जिस आर्टरी में रप्चर हुई थी उस आर्टरी को क्या करना, ऑपरेट करके उसको बंद करना, ऑपरेशन के थ्रू उसको बंद करना। अब केमिकल कॉन्ट्राइजेशन मतलब उसका कुछ केमिकल का यूज किया जाता है। और कौन सा केमिकल यूज होता है? सिल्वर नाइट्रेट। इससे उसका लाइजेशन किया जाता है। लाइजेशन मतलब उसको बंद करना, उसको बांधना, या फिर अपन कुछ भी बोल सकते हैं उसको, उसको बंद करना, उसको आर्टरी को, जिससे आगे ब्लीडिंग ना हो। उसके बाद अपन नेजलाइजेशन ना करके एक और चीज कर सकते हैं, एपिस्टेक्सिस ट्यूब लगा के। एपिस्टेक्सिस ट्यूब क्या होती है? एक ट्यूब होती है ऐसी, ये ट्यूब 2 लुमेन होती है इसकी, इस टाइप से एक ट्यूब होती है, इसको नोज में इंसर्ट किया जाता है। ये मान लो किसी की नोज है, इसको ऐसे इंसर्ट किया जाता है। इसके ऊपर होता है बलून, ट्यूब के ऊपर ऐसे होता है बलून। जहां पर ब्लीडिंग साइट है, जहां मान लो कि फॉर एन एग्जांपल यहाँ ब्लीडिंग हो रही है, यहाँ से ब्लीडिंग, यहाँ से चोट लगी, यहाँ से ब्लीडिंग हो रही, अब यहाँ से इस वाले एरिया से एयर डाल के इस बलून को फुलाया जाता है और इस साइड को प्रेशर बलून के थ्रू डाला जाता है, जिससे क्या हो, ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए, ब्लीडिंग रुक जाए। अब यहाँ से प्रेशर डालेंगे तो क्या हो जाएगी, ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। ये होती है, इसी होती है एपिस्टेक्सिस ट्यूब। अब पर्सन इस ट्यूब डाल दी, और यहाँ से थ्रू, इसके थ्रू क्या करता है, पर्सन एयर लेता है और छोड़ता है। ठीक है, ऐसी होती है लाइजेशन ट्यूब, एपिस्टेक्सिस ट्यूब। ठीक है, अरे सब गड़बड़ है यार। ऐसी होती है एपिस्टेक्सिस ट्यूब, इसका यूज ब्लीडिंग रोकने में किया जाता है। ये होती है सबसे लास्ट लेवल का मैनेजमेंट। इसके बाद अपन नेजल पैकिंग रिमूव करें, जब भी अपन नेजल पैकिंग रिमूव करें तो उस पर्सन को अपन को देना है एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक क्यों देना है? ताकि पेन से रिलीफ मिले, उसको पेन, जब उसको रिमूव किया जाए तब उसको पेन ना हो। ये ऑल अबाउट क्या होता है एपिस्टेक्सिस के बारे में जानकारी। ऑल अबाउट क्या है, एपिस्टेक्सिस के बारे में जानकारी। ये इस जानकारी को मतलब सब कॉमनली अपन को ध्यान रखने बहुत ही जरूरी होती है, क्योंकि अपन ने डेली लाइफ में अपन कहीं वही छोटा मोटा ये इंसिडेंट्स अपन देखते हैं। छोटा मोटा इंसिडेंट देखते हैं तो अपन को एक जो प्राइमरी मैनेजमेंट हो सकता है, जो मैंने स्टार्टिंग में जनरल मैनेजमेंट बताया था, वो अपन कर सकते हैं। उसके बाद भी ब्लीडिंग स्टॉप ना हो तो एज सून एज पॉसिबल अपन को हॉस्पिटलाइज करना है, उसको पर्सन को आगे डॉक्टर्स को दिखाना है। तो इसके बारे में जो भी जानकारी है पूरी सब, जिसको नहीं पता इसके बारे में क्या होता है, उनको शेयर करें, उनको बताएं कि ये चीज होती है, ये चीज नहीं होती है। ठीक है, थैंक यू।